देखिए बच्चों, हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट। हमारा एक चैनल है गौस लाल बाग, जिसमें हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहेंगे जो आपको सीए बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्या कंसाइनमेंट, क्योंकि हम केवल वही चैप्टर डालेंगे जो चैप्टर आपको परेशान करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो मेरा पहला चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। देखिए, ये कंसाइनमेंट होता क्या है? देखिए, जब कोई लखनऊ का आदमी अगर मुंबई में या दिल्ली में अपना गुड्स बेचना चाहता है तो उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे लखनऊ का आदमी अपना गुड्स बेचना चाहता है, मान लीजिए मुंबई में, तो उसके पास पहला ऑप्शन है कि अपना शोरूम खोले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, शोरूम खोलना इतना फीजेबल नहीं है। शोरूम का किराया बहुत ज़्यादा होता है, जो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है भैया। तो ये ऑप्शन फीजेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इधर वो पार्टनरशिप कर ले या वो जॉइंट वेंचर बना ले। तो देखिए, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर की एक रिक्वायरमेंट है कि जिस बंदे के साथ करने जा रहे हैं उसके साथ पहले से आपके रिश्ते अच्छे होना चाहिए। भाई, अब हम तो मुंबई कभी गए ही नहीं, मेरा बाप भी मुंबई नहीं गया, तो अब बताइए ऐसी कंडीशन में मुंबई के किसी व्यक्ति से हमारे अच्छे रिश्ते कैसे हो सकते हैं भाई? तो क्या किया जाए भैया कि अब हमने फोन किया पिपासा बसु को। क्या भैया पिपासा बसु के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि हम पिपासा बसु को फिल्मों में देखे हैं, बट हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए हम कोई भी जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप नहीं करना चाहेंगे। तो इसका ऑप्शन तीसरा है हमारे पास, कोई एजेंट ढूंढ लें। एजेंट का मतलब हुआ ऐसा पर्सन जो हमारे लिए मुंबई में गुड्स बेचेगा। तो बेसिकली जिसको हम एजेंट बोल रहे हैं यही वो व्यक्ति है जो हमारे लिए लखनऊ से गया हुआ गुड्स मुंबई में बेचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लखनऊ से हम गुड्स भेजेंगे अपने एजेंट को, एजेंट हमारा गुड्स लोकल लखनऊ में लोकल मुंबई में बेचेगा हमारे बिहाफ पर। तो ये भैया क्या बन जाएगा? कंसाइनमेंट। तो दो पार्टीज यहां जनरेट होंगी। एक पार्टी का नाम होगा कंसाइनर और एक पार्टी होगी कंसाइनी। कंसाइनर का मतलब हुआ गुड्स भेजने वाला, जो भेजेगा। जो भेजेगा मीन्स लखनऊ वाला व्यक्ति। और कंसाइनी का मतलब हुआ एजेंट, जो बेचेगा।
कंसाइनर कौन हुआ भैया? भेजने वाला। कंसाइनी कौन हुआ? बेचने वाला, जो कंसाइनर के बिहाफ पर मुंबई में गुड्स बेचेगा। भैया जब आप बेचने की बात आएगी तो फिर यहां पर 3 प्राइस भी आने लगेंगे। देखिए कंसाइनमेंट में 3 प्राइस यूज किए जाएंगे। कौन कौन से प्राइस भैया? 3 प्राइस यूज किए जाएंगे। लखनऊ का जो व्यक्ति है जब गुड्स के साथ डील करेगा तो 3 प्राइस हमारे सामने आएंगी। एक आएगी कॉस्ट प्राइस, और एक आएगी इनवॉइस प्राइस। और एक आएगी सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस प्राइस पर कंसाइनर खरीदेगा कंसाइनर परचेस करेगा। मीन्स यही वो ओरिजिनल प्राइस होगी। तो भैया जिस प्राइस पर कंसाइनर मीन्स लखनऊ वाला व्यक्ति गुड्स बाजार से खरीदेगा वो प्राइस ओरिजिनल प्राइस होगी। अब ये बात कंसाइनर जानता है कि हमारा एजेंट बहुत कमीना होगा। एजेंट का नाम ही होता है कमीना व्यक्ति। तो बेटा जब वो अपना गुड्स भेजेगा किसको? अपने एजेंट को मीन्स कंसाइनी को, तो वो क्या करता है? कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अनरियलाइज्ड क्यों है? देखो बेटा जब तक गुड्स कोई बिका नहीं है और उस पर अगर कोई प्रॉफिट जोड़ा गया है तो वो रियलाइज तो नहीं होगा बेटा। जिस दिन वो बिक जाएगा देन जितना प्रॉफिट ऐड किया है वो रियलाइज्ड हो जाएगा ना। लेकिन अभी तो कंसाइनर ने अपने एजेंट को बेचने के लिए गुड्स भेजा है, बेचा नहीं है। तो बेटा ये क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो ये बन जाएगी हमारी इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस बनाने के बाद फिर भैया एक सेल प्राइस डिसाइड करनी है, जो कैसे डिसाइड होती है कि कंसाइनर को लोकल मार्केट के बारे में बताएगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसी डिमांड है। जैसे भैया आज के डेट में अगर पिपासा बसु जैसे लोगों को बेचना चाहोगे तो आसानी से नहीं बिकेंगे, इनको सस्ते में बेचना पड़ेगा बेटा। तो अब तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है? मोस्ट डिमांडेड है, देन तुम जो प्राइस चाहोगे तुमको वो प्राइस मिल जाएगी। लेकिन अगर मोस्ट डिमांडेड नहीं है, मतलब आपका प्रोडक्ट गौस लालबाग जैसा नहीं है, तो आपको मनचाही प्राइस नहीं मिलने वाली। तो भैया एक प्राइस होगी जो कि कौन डिसाइड करेगा? कंसाइनर। किसको बताएगा? एजेंट को, कि किस प्राइस पर तुम्हें बेचना है। तो भैया हमने ये कहा
इनवॉइस प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये बन जाएगी सेल प्राइस या कैटलॉग प्राइस बन जाएगी। मैंने क्या कहा भैया, इनवॉइस प्राइस में अगर हम ऐड कर दें एक प्रॉफिट जो कि कंसाइनी कमाना चाहता है तो वो क्या बन जाएगी, सेल प्राइस। बेटा आप ये तो नॉर्मल बात आई। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि अलग से कोई इनवॉइस प्राइस बताई नहीं गई होगी और अलग से कोई सेल प्राइस भी नहीं बताई हो। भैया अगर दोनों अलग अलग नहीं हैं तो भैया जो इनवॉइस है वही सेल प्राइस है। तो भैया 90% 80% क्वेश्चन में जो इनवॉइस प्राइस आएगी हम उसी को सेल प्राइस लेते हैं। कब, अगर अलग से नहीं बताई गई है, और अगर अलग से बताई गई है भैया तो फिर सेल प्राइस अलग और कॉस्ट पर सेल प्राइस अलग और इनवॉइस प्राइस अलग हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब एक बात और समझिए, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं बेटा। हमने ये कहा कभी तुम्हें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी गई होगी तो तुम्हें इनवॉइस प्राइस निकालनी पड़ेगी, कभी इनवॉइस प्राइस दी गई होगी तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो बेटा एक बात बोल रहा हूं, इसको याद कर लेना, समझने की कोशिश ना करना। बेटा इसको हमने एक नाम दिया कॉस्ट कन्वर्जन। कॉस्ट प्राइस टू इनवॉइस प्राइस। ये पहले याद कर लेना, तब धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट ऐड करें तो क्या बन जाएगी, इनवॉइस प्राइस। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस अलग अलग नहीं दी गई हैं तो इसका मतलब है जो इनवॉइस प्राइस है वही तो आपकी सेल प्राइस बनेगी ना। अच्छा बेटा अब ये चार्ट याद कर लेना। इसका एप्लीकेशन हम दिखाएंगे, पहले रट लो। 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑन सेल्स या इनवॉइस, अगर दोनों एक ही हैं। 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 on sale, 1/5 on cost, 1/6 on sale। आपने कहा इसका मतलब क्या है? बेटा इसका हम तुम्हें यूज दिखाएंगे। पहले अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल चालू करेंगे तो हम आपको स्क्रीन के साथ जोड़ेंगे, तब क्वेश्चन के साथ रख कर दिखाएंगे। भैया इसका यूज कहां पर आएगा? बेटा कभी कभी तुम्हें प्राइस ये दी गई है कॉस्ट प्राइस, लेकिन तुम्हारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो इनवॉइस पर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि प्राइस कौन सी गिवन है, कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज कौन सा दिया है, इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब है आपका ये परसेंटेज नहीं अप्लाई होगा ना।
तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी प्राइस दी गई होगी इनवॉइस प्राइस, लेकिन परसेंटेज किस पर दिया गया है? कॉस्ट प्राइस। देन फिर परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक आध जगह काम में नहीं आएगा, तुम्हारे सीए फाउंडेशन में कम से कम 10 चैप्टरों में ये चीज़ काम में आने वाली है। लगभग जहाँ प्रॉफिट होता है, हर उस चैप्टर में जहाँ प्रॉफिट वर्ड होगा वहाँ पर ये कन्वर्जन का रूल, इसको रूल ऑफ कन्वर्जन डॉक्टर एम.एन. गॉर्डन ने नाम दिया है इसको। तो बेटा मैंने 2 टर्म बताए। मैंने कहा एक प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है इनवॉइस प्राइस, एक होती है सेल प्राइस। बेटा मैंने बताया कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भैया। अब हमने कहा इसके बाद हम आ जाएं आपके सामने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो हमारा कंसाइनी होता है, हमारा जो एजेंट होता है बेटा, बड़ा ही लालची होता है। बिना कमीशन के तो बेटा वो घंटा भी नहीं बजाएगा। तो इसका मतलब है भैया एजेंट को मोटिवेट करना है तो क्या करें बेटा? गड्डी बढ़ाओ। जैसे तुम लोग हो, सीए कर रहे हो, कितने लालची हो ना, ये सोच के सीए कर रहे हो, जब सीए बन जाएंगे ना तो बेटा 5 करोड़ की एक एफडी बनवाएंगे ना। अभी हम तुमसे कहें कि 15 घंटे पढ़ो तो नहीं पढ़ पाओगे बेटा, और अगर हम तुमसे कहें कि बेटा हर 1 घंटे में 1000 रुपए देंगे तो तुम 15 क्या 24 घंटे पढ़ जाओगे बेटा। तुम भी लालची कम नहीं हो। तो बेटा हमने कहा ऐसे ही हमारा एजेंट है, वो हमसे मांगता है कमीशन। भैया स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है। कमीशन बेटा हमने ये कहा एजेंट को हमको 3 तरीके के कमीशन देने पड़ते हैं। पहले कमीशन का नाम हमारा होता है ऑर्डिनरी। जैसे भैया सीए फाउंडेशन का एग्जाम दो, हर बच्चे के कम से कम 150 नंबर तो आईसीआई वाले देते हैं, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। अब 150 वाला बच्चा ये ना समझे कि केवल 50 नंबर कम है, 150 वाला बच्चा ये समझे कि ये 0 नंबर हैं, तब अगले बार वो पास हो पाएगा भैया। अगर 150 वाला नंबर वाला ये समझने लगेगा कि हम तो 150 आ ही गए हैं, 50 मार्क्स कम है, अल्लाह पाक कसम अगला अटेम्प्ट फिर गुज जाएगा। तो हमने क्या भैया, ऐसे ही हम भी अपने एजेंट को भैया बेचो चाहे ना बेचो, कम बेचो ज़्यादा बेचो, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन देंगे, दैट इज टू बी टर्म्ड एज अ ऑर्डिनरी कमीशन। फिर हमारा एजेंट हाईली मोटिवेटेड रहे तो भैया उससे कहेंगे देखो कि देखो भैया अगर इस प्राइस से ऊपर बेचोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे, मतलब और लालच दे रहे हैं। स्पेशल कमीशन का मतलब क्या हुआ? अपने एजेंट को और लालच देना। भैया ये कम मिलेगा, जो प्राइस बता रहे हैं उससे ऊपर पर बेचोगे तो एक तो दे दिया हमने ऑर्डिनरी, कुछ करो या ना करो इतना हम तुम्हें देंगे, सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी।
भैया वो ऑफिस जाए ना जाए, लीव लगा दे, तब भी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना। और सरकारी एम्प्लॉई से अगर ये कह दो कि भैया ऑफिस के बाद कुछ एक्स्ट्रा कमाई होगी, तो भाई साहब रात में 12 बजे तक बैठा रहेगा वो, क्योंकि स्पेशल। भैया स्पेशल के लिए तो तुम भी काम करोगे बेटा। तो भैया एक कमीशन हमने दिया ऑर्डिनरी, एक कमीशन हमने दिया स्पेशल, अब एक कमीशन हम और दे रहे हैं भैया डेल क्रेडियर। भैया ये दिया जाता है टू अवॉइड लॉस ऑफ बैड डेट्स। भैया जहां सेल होगी वहां बैड डेट्स होगा, बैड डेट्स होगा मतलब नुकसान होगा। अब ये नुकसान कौन झेलेगा? इसके लिए एक एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया जाता है। तुमने देखा होगा बच्चों, शादी में लड़कों को दहेज दिया जाता है। हम जानते हैं आप लोग दहेज नहीं लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन भैया शादी में लड़की वाला लड़के वाले को दहेज देता है। क्यों? बेटा आज से हम तुम्हें ये जिम्मेदारी अपनी हैंड ओवर कर रहे हैं। देखो अभी तक ये समस्या हमने झेली है, अब ये समस्या तुम झेलो। तो होने वाले लॉस से बचने के लिए कंसाइनर अपने एजेंट को मोटिवेट करता है और एक कमीशन देता है, इसका नाम होता है बैड डेल क्रेडियर कमीशन। तो भैया अब इसमें दो बातें आएंगी। अगर डेल क्रेडियर दिया और अगर डेल क्रेडियर नहीं दिया, अगर डेल क्रेडियर दिया तो लॉस कौन झेलेगा? लॉस बाई कंसाइनी। कौन झेलेगा? कंसाइनी। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया है तो इसका मतलब है अब अगर कोई भी पैसा किसी कस्टमर ने मार लिया है तो ये नुकसान कंसाइनर का नहीं है, ये नुकसान कंसाइनी को झेलना पड़ेगा। किसको झेलना पड़ेगा? अगर डेल क्रेडियर दिया है, मतलब अगर लड़की वाले ने दहेज दिया है, देन कुछ होगा तो लड़की का सारा खर्चा किसको झेलना पड़ेगा? लड़के वाले को झेलना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन दिया है तो बैड डेट्स किसका नुकसान है? कंसाइनी को। कंसाइनी का नुकसान है, इसका मतलब है जो उसको कमीशन मिल रहा है, कमीशन उसकी इनकम हो रही है, इनकम को वो कम कर देगा। लेकिन अगर डेल क्रेडियर नहीं दिया तो लॉस कौन झेलेगा? लॉस ऑफ बैड डेट्स कंसाइनर। ओके भैया, इसको निकालने के लिए कोई अकाउंटिंग नहीं है बेटा, ये डिपेंड करेगा अंग्रेजी में।
इंग्लिश में लिखा है अगर सेल पर देना है तो सेल पर देंगे, अगर लिखा है सेल्स एट इनवॉइस पर है तो सेल्स एट इनवॉइस पर करेंगे। स्पेशल कमीशन में लैंग्वेज में जो लिखा है अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। ये सब हम लोग बातें करेंगे, अभी केवल टर्म्स क्लियर कर रहे हैं भैया। इसके बाद हमने कहा अगला वर्ड आएगा कंसाइनमेंट में होने वाले एक्सपेंसेस। बेटा हमने कहा कंसाइनमेंट में होने वाले एक्सपेंसेस, दो तरीके के होंगे। या तो खर्च करने वाला कंसाइनर होगा, या खर्च करने वाला कंसाइनी होगा। भैया हमने कहा कंसाइनर जितने भी एक्सपेंसेस करेगा, जितने भी एक्सपेंसेस करेगा, जितने भी एक्सपेंसेस करेगा, कोई भी नाम हो वो हमेशा डायरेक्ट नेचर के होंगे। लेकिन हमारा कंसाइनी जितने भी एक्सपेंसेस करेगा, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक का नाम हमने दिया डायरेक्ट और एक को नाम दिया हमने इनडायरेक्ट। इसके और भी नाम होते हैं नॉन रिकरिंग, या अप टू गो डाउन, अप टू गो डाउन लिख लीजिए, जगह कम है। तो भैया हमने कहा, अब देखिए ये याद रखना बड़ा सिंपल तरीके से, थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं हम किसी गेस्ट को लेने गए हैं। बेटा अब ये बताइए, आप स्टेशन से गेस्ट को लेने अगर आप जाएं तो कौन कौन से खर्चे आपके होंगे? देखो ऐसी लिस्ट बना के याद कर लेना। हमने कहा भैया सबसे पहले तो गेस्ट जो हमारा आया होगा, गेस्ट मानिए या गुड्स मान लीजिए, हम तो गुड्स को गेस्ट ही मान रहे हैं। सबसे पहले भैया वो स्टेशन से आया होगा या फ्लाइट से आया होगा या पानी के जहाज से आया होगा, तो सबसे पहले एक चार्ज हम देंगे क्लियरिंग चार्जेस। भैया अगर ट्रेन से आया होगा तो ये कहाँ मिलेगा? गोडाउन में मिलेगा। तो गोडाउन से पहले उसको बाहर निकालेंगे तो क्लियरिंग चार्जेस। अब बेटा कुली से लदवाएंगे लोडिंग, एंड अनलोडिंग चार्जेस। लोड करने का मतलब है कुली स्टेशन से ट्रक के ऊपर लादेगा, फिर यहाँ पर गोडाउन में पहुँचने पर इसको अनलोड किया जाएगा। भैया अब हमारे ससुर का गाड़ी तो चलता नहीं है, तो भैया कूड़े वाली गाड़ी या ट्रक कुछ चीज से तो कुछ पे लादना पड़ेगा, तो फ्रेट देना पड़ेगा। फ्रेट देना पड़ेगा, फ्रेट देना पड़ेगा।
या कैरेज बोल सकते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर का जो आइटम है हमारा, पहले नंबर पे मैंने कहा कि हमने स्टेशन से गुड्स को छुड़ाया, फिर हमने इसको ट्रक पे लादा अपने गेस्ट को। भैया ससुर के हमारी गाड़ियां नहीं थी, इसलिए एक गाड़ी किराए पर ली, फ्रेट या कैरेज दिया गया। अब बेटा हमने कहा अगर आसपास से आया है तो टोल टैक्स देना पड़ेगा, अगर गेस्ट बाहर से आया है तो कस्टम देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी। ये सरकार को दिए जाने वाले टैक्स हैं। भैया अब हमने ये कहा गेस्ट आया है तो लेने के लिए बहुत सारे, लेने और छोड़ने के लिए जब जीजा आते हैं नए नए घर में तो पूरा गांव छोड़ने जाता है। लेकिन बेटा अगर जीजा पोर्ट से आ रहे हो तो बेटा एक ही आदमी जाता है, क्योंकि स्टेशन पर कुछ लगता नहीं है और पोर्ट पे जाओ तो साला 100 रुपए का टिकट बना देता है। तो भैया हमने कहा अब इसके बाद पोर्ट चार्जेस देना पड़ेगा। भैया हमने कहा अगर पानी के जहाज से आए हैं तो डॉक चार्जेस देना पड़ेगा। बेटा अब ये गुड्स कहाँ तक आ गया है? घर के गेट तक। बेटा ये बताइए, गली के गेट तक आ गया है और गली के गेट से घर तक ले जाने में, मीन्स गोडाउन में ले जाने में एक लास्ट चार्ज और देंगे जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग चार्जेस। बस इतने खर्चे डायरेक्ट होते हैं, इसके अलावा कोई भी खर्चा दिखाई दे जाए वो बेटा डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो इनडायरेक्ट होगा। कैसा भैया? इनडायरेक्ट। इनके अलावा कोई भी खर्चा होगा वो कैसा होगा भैया? इनडायरेक्ट। तो भैया अब हमने क्या कहा भैया कि एक्सपेंसेस या तो कंसाइनर खर्च करेगा या कंसाइनी खर्च करेगा। कंसाइनर जो भी करेगा वो डायरेक्ट होगा और कंसाइनी जो भी करेगा वो उसमें से कुछ डायरेक्ट भी होगा, कुछ इनडायरेक्ट भी होगा। ये नाम याद कर लो, थीम बना लेना। पहले रिश्तेदार को लेने गए, कहाँ मिला? गोडाउन में। क्या पहला चार्ज कौन सा दिया? क्लियरिंग। फिर भैया उसको ट्रक पे लादा, लोडिंग अनलोडिंग। भैया आप ट्रक का किराया दिया, फ्रेट एंड कैरेज। भैया बाहर से आया, रास्ते में टोल टैक्स पड़ गया तो टोल या कस्टम दे दिया। भैया अब अगर वो उड़ने वाले जहाज से आया है तो पोर्ट चार्ज, पानी के जहाज से आया है तो डॉक चार्ज। बेटा अब ये कहाँ तक आ गया? गली के गेट तक। गली के गेट से गोडाउन तक ले जाने के लिए लास्ट वन लैंडिंग चार्ज। इनके अलावा सारे कौन से होते हैं? कौन से होते हैं भैया? इनडायरेक्ट। अब बेटा एक बात समझ लेना, नोट नंबर 1 ये इसके नीचे होना चाहिए, लेकिन हम यहां लिख रहे हैं। लिख लो भैया, नोट 1। भैया मैंने क्या बोला लिखिएगा भैया, प्लीज नोट डाउन। फ्रेट
टू पे बेसिस, फ्रेट टू पे बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि कंसाइनर को फ्रेट पे करना था, लेकिन कंसाइनर के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, तो कंसाइनर ने ये जिम्मेदारी कंसाइनी को दे दी। बेटा मिस्टर एक्स के बच्चों की फीस मिस्टर बाई जमा कर आए। तो बेटा ये बताइए, मिस्टर एक्स के बच्चों की फीस मिस्टर बाई जमा कराए, तो ये खर्चा मिस्टर एक्स का माना जाएगा या मिस्टर बाई का माना जाएगा? नेचुरल सी बात है बेटा, बच्चे एक्स के हैं, कमाएंगे तो सुख एक्स को ही तो देंगे, बाई को तो नहीं देंगे बेटा। तो इसी तरीके से फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब क्या हुआ कि फ्रेट पे किसको करना चाहिए था? कंसाइनर को, बट कंसाइनर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए जिम्मेदारी किसको दे दी? किसको दे दी? कंसाइनी को। तो एक्चुअली में पेड किसने किया है? कंसाइनी ने। माना किसका जाएगा? कंसाइनर का, सारी कैलकुलेशन करने में। तो नोट 1 नोट कर लिया होगा। दूसरा नोट करिए, ये तुम्हारे मॉड्यूल में काम में आने वाले पॉइंट हैं। जो सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बेटा नोट करिएगा। इफ इन द कंसाइनी प्रीमिसेस, इफ इन द कंसाइनी प्रीमिसेस freight is paid 2 times. क्या भैया? If in the consignee premises freight is paid 2 times, then freight number 1 will be considered freight inward. क्या माना जाएगा? Freight inward means direct expenses. ये सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में। मैंने क्या कहा? If the freight is paid 2 times in the consignee premises, then freight number 1 will be considered freight inward means direct expenses. Freight number 2 will be considered as freight outward. Freight outward means as a indirect expenses. बस इन 2 नोट्स के अलावा तीसरा कोई नोट नहीं बोलूंगा एक्सपेंसेस के ऊपर। अब 2 पॉइंट बाकी रह गए हैं। बेटा जहां माल होगा मीन्स गुड्स होगा, वहां बेटा 2 लॉस का होना जरूरी है। जहां गुड्स वहां लॉसेस होंगे। पे हमने ये कहा, एक होता है नॉर्मल लॉस, और एक मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस। भैया हमने कहा ये नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचर होते हैं, ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट।
बेटा कॉटन की शर्ट कितनी भी महंगी लाओ, बेटा वो श्रिंक करेगी। तो पहला बना श्रिंकेज। बेटा घी के लिए कितना भी अच्छा डिब्बा लगाओ, क्या करेगा भैया? लीकेज। भैया पेट्रोल पंप वाले कितना भी केयर से रखें, क्या होगा? इवेपोरेशन। पेट्रोल उड़ जाना। भैया कपड़ा श्रिंक होगा, ऑयल या घी लीकेज होगा, पेट्रोल उड़ेगा। इनको आप ढक्कन लगाकर कम तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। बेटा बच्चा, कोई भी बच्चा हो, झूठ बोलता ही है। जिस दिन पापा ने होंक दिया उस दिन झूठ कम हो जाएगा, लेकिन पापा कितने बार भी होंक दें, बच्चा झूठ बोलना बंद नहीं करेगा। बेटा तो हमने कहा नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी को कम करेगा, एंड रेट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। भैया नॉर्मल लॉस क्या करेगा? हमारी क्वांटिटी को कम कर देगा, क्योंकि ये पहले से ही पता है। एनी लॉसेस जो पहले से पता होते हैं वो हमारे नॉर्मल लॉस होते हैं, और हमारे नॉर्मल लॉस हमारी क्वांटिटी को कम करेंगे, और जिससे हमारा रेट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। भैया एबनॉर्मल लॉस क्या है? हमारी लापरवाही। बेटा बच्चा पढ़ते समय बीड़ी पी रहा था, मम्मी आ गई। बताइए बच्चा क्या करेगा? गद्दे के नीचे बीड़ी दबा दी। बेटा ये बताइए आधे घंटे के बाद गद्दा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लापरवाही। कोचिंग पढ़ने गए एक्टिवा से, चाबी एक्टिवा में ही लगी छोड़ दी, कोई पार कर ले गया। क्या है भैया? लापरवाही। भैया बैठने के लिए जगह नहीं मिली, कांच के कप पर बैठ गए, फिर कप टूट गया। क्या है? लापरवाही। तो बेटा अगर हमारी लापरवाही से कोई भी लॉस होगा तो वो नॉर्मल नहीं, क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर? भैया हमारी केयरलेसनेस से जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा भैया? एबनॉर्मल लॉस। तो भैया अगर ये वाले लॉस नहीं हैं तो वो अकाउंट में क्या माने जाएंगे? एबनॉर्मल लॉस। और बेटा एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी को
कम करेगा, क्वांटिटी को कम करेगा एंड वैल्यू को कम करेगा। कम करेगा। तो भैया यहां से एक बात केवल सीखो भैया हमने कहा नॉर्मल लॉस केवल क्वांटिटी को कम करेगा, वैल्यू को कम नहीं करेगा, जिससे पर यूनिट रेट बढ़ जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी को भी कम करेगा और वैल्यू को भी कम करेगा। जैसे बेटा पापा आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पापा कहें कि बेटा हमारा सारा पैसा पहली सैलरी से वापस करो, क्या कर पाओगे? नहीं, घर छोड़कर आपको भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि एबनॉर्मल लॉस दोनों को कम करेगा, क्वांटिटी को भी कम करेगा और वैल्यू को भी कम करेगा, लेकिन नॉर्मल लॉस केवल क्वांटिटी को कम करेगा, जिससे रेट पर यूनिट बढ़ जाएगा। हमने अब आपके सामने ये सारे टर्म्स लिखे भैया।